रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने बात करनी है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 के बारे में, जो कि 2024 का 7वां एक्ट है। इससे पहले भी इस एक्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, और हमने देखा था कि इसका टाइटल क्या है, ये कब इन्फोर्स हुआ था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और इसका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 5 से स्टार्ट लेना है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 5 हमारा है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, हिज पावर्स एंड फंक्शंस। तो इसमें उसने कहा है कि द सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल बी द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। कि इस एक्ट में जो सेक्रेटरी होगा इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो प्रोविंशियल कंट्रोलर का काम करेगा। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा रिव्यू करें, जो हमने पीछे बात की थी, जब हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने कंट्रोलर की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कंट्रोलर होगा डिप्टी कमिश्नर। और वहाँ पे हमने जब प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल की बात की थी, तो उन्होंने जस्ट ये कह दिया था कि इस एक्ट के सेक्शन 5 में प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल की डेफिनेशन जो बताई गई है वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होगा। तो अब हमने सेक्शन 5 में जब आके देखा है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारा प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है वो कौन होगा, वो होगा सेक्रेटरी होगा जी। ठीक है जी। और वो भी सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट का होगा, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल डिपार्टमेंट का। अब इस सेक्शन में हमने ये भी देख लिया कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होगा, और इसी सेक्शन में हमने उसकी क्या देखनी है, इसी सेक्शन में हमने उसकी पावर्स भी देखनी है, और इसी सेक्शन में हमने उसके फंक्शन भी देखने हैं। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं, इसका है सब सेक्शन 2, पढ़ते हैं सेक्शन 5 का। द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल में बाय एन ऑर्डर ऑथोराइज एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो सेक्रेटरी है, जिसको हमने प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल का नाम दिया है इस एक्ट में, वो एक ऑर्डर के ज़रिए से बाय एन ऑर्डर ऑथराइज एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को वो ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो ऑफिसर गवर्नमेंट का होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड फंक्शंस विद इन एनी स्पेसिफिक एरिया, कि वो ये उसके पास पावर्स हैं, आप ये आपके पास पावर्स हैं, आप ये काम करें, और उसको कुछ काम फंक्शन यानी कि उसको असाइन किए जा सकते हैं कि ये आपका ये इलाका है, इसमें आपने ये काम करना है। तो ये जो पावर्स असाइन कौन कर सकता है? ये प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे था सेक्शन 5 का ही सब सेक्शन 3 है, जिसमें बात करता है डिप्टी कमिश्नर की। वो कह रहे हैं कि अ डिप्टी कमिश्नर जो होगा शैल बी द कंट्रोलर ऑफ प्राइजेस एंड सप्लाईज। ये हमने डेफिनेशन में भी बात की थी, डिप्टी कमिश्नर कौन होगा? कंट्रोलर होगा प्राइस एंड सप्लाईज का। और वो कहाँ होगा? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से भी वो वहाँ पे उसकी जो है वो जॉब है, वो सिर्फ वहीं का ही कंट्रोलर होगा। ठीक है जी। कौन? कंट्रोलर प्राइस एंड सप्लाईज डिप्टी कमिश्नर। वहीं पे वो क्या करेगा? एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। अपने पावर्स को वो वहीं पे ही एग्जीक्यूट करेगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए, एंड परफॉर्मिंग द फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इस एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है, यानी कि जो सेक्रेटरी है, और एनी ऑफिसर या कोई भी और ऑफिसर जिसको ये सेक्रेटरी यानी कि ये प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या फिर कंट्रोलर ऑफ, एक हमारे पास आ गया, देखें बात को समझें, कोई भी काम करवाना है, कोई भी एक्सरसाइज को हमने एग्जीक्यूट करवाना है, किसी भी पावर को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो सबसे मेन अथॉरिटी तो हमारे पास है करवाने के लिए प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। अगर वो चाहे या तो वो खुद से स्टेप ले ले, ठीक है जी, खुद से एक एक्शन ले लिया। अगर वो चाहे तो किसी भी अफसर को ऑथराइज कर दे, ये कल के भी हमने वीडियो में ये बात की थी सेक्शन 4 में। ठीक है, या फिर वो किसी भी अफसर को, या फिर वो कंट्रोलर को, जो कि हमने ऊपर बात की है डिप्टी कमिश्नर होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, और उसे कह सकता है कि ये काम करो। किन किन को? या तो वो खुद प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल हो गया, या किसी भी अफसर को कह सकता है वो, ठीक है, या कंट्रोलर को। ये 3 लोग हैं हमारे पास जिनको वो कह सकता है। अब सवाल ही कि वो क्या क्या कह सकता है। नोटिफिकेशन में वो क्या कहेगा? बाय नोटिफाइड बाय, वो क्या कहेगा? सीक मंथली और पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, डीलर
इंपोर्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि या तो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल खुद या उसका कोई अफसर जो ऑथोराइज है या फिर जो कंट्रोलर है प्राइस का और सप्लाईज का, ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी डीलर को और इंपोर्टर को ये कह सकते हैं कि जनाब आप अपनी हमें मंथली या फिर वो कह सकते हैं क्वार्टरली या एनुअली जो भी वो रिकॉर्ड आपसे मांग रहे हैं कि ये हमें स्टेटमेंट ला के दिखाएं, तो उन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ये दिखानी है। ठीक है जी। उसके बाद और क्या कर सकते हैं ये तीनों अफसर जो ऊपर हमने बात की है, ये अथॉरिटीज जो हैं, enter and search any premises of the trade association and verify the information provided by the such association। सपोज एक एसोसिएशन थी, ठीक है, उससे कहा गया था कि आपने ये रिकॉर्ड ला के देना है, उसने ला के दे दिया, मंथली रिपोर्ट मांगी थी, दे दी। अब आप खुद जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उस एरिया में जाके सर्च करके कि आया ये ठीक है या फेक जनरेट की गई है। ठीक है, उनका रिकॉर्ड उनके जो काम है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। पहला काम हमने क्या पढ़ा कि वो रिपोर्ट मंगवा सकता है, सेकेंडली कहीं पे भी जाके किसी भी इलाके में किसी भी प्रेमिसेस में ट्रेड एसोसिएशन की वेरीफाई भी कर सकता है। थर्डली, सीक द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड फ्रॉम एनी सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऊपर हमने ऊपर ऑर्डर की बात की ना कि वो रिकॉर्ड मंगवाएगा मंथली पीरियोडिकली, इसके अलावा भी कोई भी वो रिकॉर्ड चाहे उसने कहा जैसे उसको ऑर्डर मिलेंगे अथॉरिटी की तरफ से वो मंगवा सकता है। ठीक है, सपोज प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ने कहा कि मुझे इनकी एनुअली फलां चीज़ चाहिए ना, कि कितनी प्रोडक्शन करें, मुझे ये चाहिए, किस रेट पे करें, ये चाहिए, तो ये और ये काम उन्होंने असाइन किया कंट्रोलर को कि कंट्रोलर आप हमें लेके देना। तो कंट्रोलर जो भी कहेगा इन्हें रिकॉर्ड मांगेगा वो देना है, सिंपल सी बात सिर्फ इसमें ये है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर सकती है जो ऊपर तीन अथॉरिटीज़ हैं, फिक्स द प्राइस ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कमोडिटी की वो प्राइस को फिक्स कर सकते हैं फॉर एनी कैटेगरी और टीयर ऑफ अवेलेबल ब्रांड्स इन द केस ऑफ डिफरेंशिएटेड कमोडिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। ठीक है, किसी भी एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को उसने यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो सेम क्लास चल रही है ना कमोडिटीज़ की, बता दिया फलां चीज़ इस पर बिकेगी, अब जो भी उसको बेच रहा है, अगर तो यहाँ पे आगे टीयर ऑफ अवेलेबल ब्रांड्स हैं, अगर कमोडिटीज डिफर कर रही है तो ज़ाहिर है हर कमोडिटी की अलग अलग प्राइस फिक्स करेंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा और क्या किया जा सकता है, और वो नोटिफिकेशन कैसे, सीक रिकॉर्ड एंड असिस्टेंस ऑफ एनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस। यानी कि अगर उन अथॉरिटी को लग रहा है कि हमें प्राइस फिक्स करनी है, उसके लिए ना हमें पहले रिकॉर्ड चाहिए, फेडरल लेवल पे कोई रिकॉर्ड चाहिए हमें या फिर प्रोविंशियल लेवल पे चाहिए। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं अपनी असिस्टेंस के लिए। ठीक है, या वो उन्होंने मंगवाया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि असिस्ट हो जाए, मदद हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, सर्च सीज एंड फॉरफाइट स्टॉक ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एंड सील द बिजनेस प्लेस और प्रेमिसेस फाउंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर आपको लगेगा कि उनको लगेगा इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है, उसको तोड़ा गया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उस जगह पे जाके सर्च भी कर सकता है, उसको कब्जा भी कर सकता है, उसको अपने उसमें ले सकता है कब्जे में। ठीक है जी। लेकिन वही सेक्शन 4 वाली बात, प्रोवाइडेड कि जहाँ पे आप ये काम कर रहे हो, ठीक है जी, जिस इलाके में जाके, जिस दुकान पे, जिस गोदाउन में जाके आप ये कर रहे हो, ये प्रोविजन है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की कोई भी प्रोविजन उस दुकान पर अप्लाई ना हो रही हो तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एक प्रोवाइडेड एक शर्त लगा दी गई है। ये हमारे पास सेक्शन 5 था, इसको हम थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, इस सेक्शन 5 सारे का सारा डील करता है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, उसकी पावर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होता है जी, वो सेक्रेटरी होता है इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, और वो उसकी पावर्स तो ये हैं कि किसी को भी कहे कि फलां रिकॉर्ड मुझे दो, चेक भी कर सकता है काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। गिरफ्तार भी कर सकता है, सील भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। हाँ, अगर वो ये काम खुद ना करना चाहे तो वो किस किस को ऑथराइज कर सकता है, किसी भी ऑथराइज पर्सन को कह सकता है ये काम करो। कंट्रोलर जो होगा उसको भी कह सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, बात याद रखने की है। ठीक है, तो सेक्शन 5 सारा हमने डील कर लिया प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल से। ये एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा सेक्शन प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल से डील करता है, या ये भी बन सकता है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता कौन है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आया वो चीफ सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी होता है, वो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो एडिशनल कमिश्नर होता है। तो अगर आपने ये आता होगा तो हम आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस। ठीक है जी। जैसे कि हमने बात की कि ऊपर कंट्रोलर जनरल जो था, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल प्राइजेस, वो भी फिक्स करता है ऑर्डर जारी करके। ठीक है, अब सेक्शन 6 जो स्पेसिफिकली हर एसेंशियल कमोडिटी जो शेड्यूल लॉ में मेंशन है ना, 42-43 जितने भी हैं वो उनकी प्राइजेस को फिक्स करने के बारे में वो आपको बताएगा कि कैसे करनी है। उसने क्या, सब्जेक्ट टू
फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस एज मे बी पास्ड बाय, कौन पास करेगा उसको? काउंसिल। काउंसिल कौन थी? जो हमने पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में, सेक्शन 3 में पढ़ी थी हमने, और उस पर टोटल 10 मेंबर थे, जिसका चेयरपर्सन कौन था? हमारे पास मिनिस्टर था, जो कि इंडस्ट्रीज कॉमर्स इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर था। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं कि फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस में प्राइस वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस, उन हिदायत को फॉलो करते हुए जो कौन पास कर रहा है हिदायत? काउंसिल पास कर रहे हैं, या फिर प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल पास कर रहे हैं, यानी कि सेक्रेटरी पास कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, जिसको प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ने ऑथराइज किया है वो पास कर रहा है, या फिर कंट्रोलर जो है यानी कि डिप्टी कमिश्नर वो पास कर रहा है। इनमें से कोई भी अगर ये ऑर्डर पास कर रहा है, हिदायत दे रहा है, तो मे बी एन ऑर्डर फिक्स द स्पेसिफिक मैक्सिमम प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। क्या किया जा सकता है? किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज में से किसी की भी या सबकी प्राइजेस को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, एंड डिफरेंट प्राइजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब के तमाम इलाकों पे वो कह रहे हैं वो सेम रेट अप्लाई नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दे हैव द पावर, उनके पास क्या पावर है? इलाके की नौयत के हिसाब से, लोकेलिटीज़ के हिसाब से वो प्राइजेज जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। ठीक है, और एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ विच इट इज़ बीइंग फिक्स्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ये वो बताते हैं कि ये जो हम प्राइस लिख रहे हैं कि ये चीज़ इतने रुपए किलो बिकेगी सपोज, ठीक है, तो वो कितने अरसे तक ये हुक्म आपका ये ऑर्डर लागू रहेगा, वो उसमें टाइम पीरियड बताते हैं उसमें। ठीक है जी, असेंशियल कमोडिटीज़ की। उसके बाद उसने क्या, तब ये फिक्सेशन प्राइजेस का सेक्शन सबसेक्शन है द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर या फिर कंट्रोलर। देखें हर जगह इन 3 लोगों की बात हो रही है, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम या कंट्रोलर प्राइस, ये 3, इनमें से कोई भी मे रिव्यू द प्राइजेस जो उन्होंने ऑलरेडी सेट की हैं। ये हमने भी ये स्टार्ट के लेक्चर में बात की थी, अपनी प्राइजेस को रिव्यू कर सकता है वो। ठीक है, जो उसने फिक्स की हुई हैं, अगर वो चाहे तो प्राइजेस को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है उनको, या उसने कहा था ये प्राइस फर्ज करें कि पहले 3 सालों के लिए रहेगी, अब वो चाहे तो वो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा सकता है कि 3 साल नहीं 5 साल तक रहेगी, चाहे तो उस टाइम पीरियड को कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 लोग जो हैं, जो प्राइस फिक्स हुई है, ये बात MCQs के लिए याद रखनी है, वो फिक्स जिस ड्यूरेशन के लिए हुई है उस ड्यूरेशन को भी आप एक ऑर्डर जारी करके चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस क्या, मुल्क में फर्ज करें अल्लाह रहम करे इतना बुरा सैलाब आ जाता है, ठीक है, या कोई भी नागानी सूरत हाल आ जाती है, तो हम क्या करते हैं प्राइजेस कम करेंगे। क्या मुल्क में पहले ही लोग मतलब बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं, और ये मज़ीद ये चीज़ें महंगी करके देना कोई ये अकल का तकाजा नहीं है। ठीक है, या और कोई भी सिचुएशन हो सकती है इसमें, लेकिन वो रिटर्न ज़रूर देगा, इस रिटर्न ऑर्डर होगा ये। तो ये हमारे पास है सेक्शन 6 फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस के बारे में। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 7 सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, नो पर्सन शैल सेल, कोई भी नहीं बेच सकता, और रीसेल भी नहीं कर सकता किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को। क्यों नहीं बेच सकता भाई? आगे पूरी बात वो ये है कि एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस सो फिक्स्ड, जो आपको मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी है उससे ज़्यादा की प्राइस पे आप नहीं बेच सकते हैं इसको। ठीक है, सच पर्सन शैल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ इज सेल पॉइंट। और ये शख्स क्या करेगा, अगर आप चाहे सेल करें सेल या रीसेल करें, मैंने पहले ही आपको बता देते पिछले वीडियोज़ में बात कि उसको मेंशन करना होगा, डिस्प्ले करनी होगी अपनी किसी भी दुकान की नुमाया जगह पे कि यार मैं ये जो चीज़ों की रेट है ना वो ये हैं। अक्सर आपने देखा होगा सब्जी वाले जो होते हैं उन्होंने भी स्लेटें लगाई हुई होती हैं, उस पर लिखा होता है आलू इतने रुपए किलो और ये। ठीक है, तो आपको मेंशन करना होगा, सामने डिस्प्ले करना होगा। तो सेलिंग और रीसेलिंग एसेंशियल कमोडिटीज आप नहीं कर सकते अगर आप मार्केट से हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी। डिस्पोजल का मतलब होता है ज़ाया कर देना। ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर देना। सीज्ड जो आपने अपने कब्जे में ली थी एसेंशियल कमोडिटी, उसको डिस्पोज ऑफ करना। अब देखते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इन एडिशन टू द प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज सीज्ड अंडर द एक्ट मे बी सोल्ड बाय एन ऑफिसर। एसेंशियल कमोडिटीज इस एक्ट के तहत ऑफिसर ने किसी ने अगर सील की है वो सोल्ड कर सकता है, उसको बेच सकता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट, उसी मौके पे ही। किस प्राइस पर? एट द प्राइस फिक्स्ड, जो फिक्स प्राइस की हुई थी उस पर। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत। अब उसके बाद वो कह रहा है जो आपने सेल की, बेचा ऑफिसर ने, उससे जो आपको पैसे मिले, द सेल प्रोसीड सो कलेक्टेड, जो आपको पैसे मिला अंडर सबसेक्शन 1 से, शेल बी डिपॉजिटेड इन अ प्रॉफिट बेयरिंग बैंक। ये MCQ भी बन सकता है कि जो पैसा हम लोग ऑफेंडर से ले लेते हैं, आता है हमारे पास, वो हमारा कहाँ जाता है? सबसे पहले वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, सबसे पहले वो जाता है प्रॉफिट बेयरिंग बैंक के पास जाता है। ठीक है,
के अकाउंट में जाता है, जो कि होता गवर्नमेंट का ही है, एम्पावर टू रिसीव द गवर्नमेंट ड्यूज, ठीक है। उसके बाद एंड इफ द एक्यूज्ड पर्सन हुज एंटिटीज कमोडिटीज सोल्ड, जिसकी आपने कब्जे में करके सेल कर दी, अगर वो एक्विटेड ऑफ एन ऑफेंस हो, मतलब उसको रिहाई मिल जाए, बाजियाब हो जाए वो, कि ये काम तो उसने मतलब जो उस पर इल्ज़ाम था वो ठीक नहीं था, बाजियाब हो गया, तो आपने तो उसकी वो सेल कर दी, आप क्या करेंगे, तो फिर द डिपॉजिटरी अमाउंट शैल बी रिलीज टू द सेड अक्यूज्ड पर्सन, तो ये अमाउंट जो है रिलीज कर दी जाएगी, दे दी जाएगी वापस किसको, अक्यूज्ड पर्सन को। सेकंड केस क्या है, अगर वो कन्विक्टेड हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, वो मुलजिम ना रहे, मुजरिम बन जाए, तो फिर जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, फॉरफेटेड हो जाएगी टू द गवर्नमेंट, कब्जे में करके अब वो किसको दे दी जाएगी, गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा था सेक्शन नंबर 8, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 9 से लेकर और सेक्शन 23 तक हैं, छोटे छोटे से सेक्शन हैं, कोशिश करेंगे अगली 1 से 2 वीडियोज़ में इस को हम ख़त्म कर दें।